आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में क्या उल्लेख किया गया है, भारत की जो है एक क्या होगी संचित निधि, यानी भारत की जो संचित निधि है उसका उल्लेख इसमें किया गया अनुच्छेद 266 में किया गया है। और संचित निधि क्या होती है, आगे जैसे केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाला जो राजस्व है या धनराशि है उससे जो है एक संचित निधि का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा केंद्र की संचित निधि कहा जाएगा या संघ की संचित निधि। और जब राज्यों को प्राप्त होने वाली धनराशि और जो क्या होते हैं आय प्राप्त होती है तो उससे जो संचित निधि का निर्माण होगा वो क्या होगा, राज्य की संचित निधि। अब जब संचित निधि का निर्माण किया जाता है तो उसके बाद संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या हुआ, एक प्रक्रिया से चलना होगा, एक रीति जो संविधान में उल्लेखित है उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, संसद में जो संचित निधि बनाई है उसमें से धन हम निकाल सकें। जैसे विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक से हम क्या करते हैं, संसद से की बनाई गई संचित निधि है उसमें से धन निकालते हैं। ठीक है, बिना विनियोग विधेयक पास किए हम संसद की द्वारा बनाई गई जो संचित निधि है या राज्यों की जो संचित निधि है उससे धन नहीं निकाल सकते। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में क्या है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 267 है, तो इसमें क्या है, भारत तथा राज्यों की आकस्मिक निधि, जैसे संचित निधि है तो वैसे ही क्या है आकस्मिक निधि का भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे अचानक आता है तो कैसे जो है आकस्मिक निधि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे आकस्मिक निधि है तो उसमें क्या है, धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आकस्मिक आने वाले व्ययों को हम क्या कर सकते हैं, इससे धन निकाल के खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 267 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 268 है, तो इसमें क्या है, संघ द्वारा संग्रहित, ठीक है ना, संघ के द्वारा संग्रहित किए जाने वाले तथा क्या है राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के विषय में। ठीक है, क्या होता है, संघ के द्वारा क्या है लगाए गए और राज्यों के द्वारा क्या है संग्रहित किए गए जो कर होते हैं, ठीक है ना, उनके शुल्क के संबंध में जो बताया गया है अनुच्छेद 268 में बताया गया है। जैसे होते हैं कि संघ के द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य के द्वारा संग्रहित किए, जैसे स्टाम्प ड्यूटी हो गया, औषधियों पे कर हो गया, तो ये क्या है हमारा अनुच्छेद 267 में उल्लेख किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 270 है, जिसमें क्या है उत्गृहित कर और उनका संघ और राज्यों में वितरण। ठीक है ना, जो कर लिए गए हैं, जैसे कर लिए गए हैं उसके बाद उनका क्या करना है, संघ और राज्यों में, ठीक है, उनका क्या करना है, संघ और राज्यों में इस प्रकार से वितरण करना है, उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 270 में। उसके बाद अनुच्छेद 269, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे गया, अनुच्छेद 269 में क्या उल्लेख है, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है, क्या होता है, संघ के द्वारा लगाए जाने वाले और संघ के द्वारा क्या है संग्रहित किए जाने वाले कार्य जो है क्या है राज्यों को सौंपने के बारे में जो उल्लेख किया गया है, जिन करों का क्या करता है संघ के द्वारा लगाए जाते हैं और संग्रहित किए जाते हैं, उसके बाद उनको राज्यों को सौंपे जाते हैं, उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 269 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 271 है, तो इसमें क्या उल्लेख है, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार। ठीक है ना, तो ये आपका अनुच्छेद क्या बोलता है, कुछ कर और जो शुल्क है उसमें संघ का जो प्रयोजन है, अधिकार है, उसका उल्लेख किया जाए। तो इसमें क्या उल्लेख है, तो अनुच्छेद 269 और 270 जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 269 और 270 में किस बात के होते हुए संसद उन अनुच्छेदों में जो निर्दिष्ट शुल्क है, जो बताए गए शुल्क है और जो कर है, ठीक है, इनमें जो बताए गए कर या शुल्क है अनुच्छेद में से किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए क्या कर सकते हैं, अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी, ऐसे अधिभार संचित निधि के क्या होंगे, भाग होंगे। ठीक है ना, अनुच्छेद जो क्या है 269 और जो 270 है उसमें जो कर शुल्कों का उल्लेख किया गया है, तो उसमें क्या कर सकता है संसद, केंद्र क्या कर सकता है, उनको क्या कर सकती है, किसी प्रयोजन के लिए उनमें वृद्धि कर सकती है। ठीक है, और जब वृद्धि करेगी तो वो क्या होंगे, संसद जो हमारी संचित निधि है उसमें वो सम्मिलित किए जाएंगे, जो कर अगर संग्रहित किए जाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 272 है, जिसमें क्या है, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाने वाले कर तथा जो संघ और राज्यों
के बीच वितरित किए जा सकेंगे। ठीक है ना, इसमें भी वही है, थोड़ा अंतर है, जैसे संघ द्वारा उद्घोषित और संग्रहित किए जाने वाले जो कर होते हैं, ठीक है ना, जो कर होते हैं वो क्या है, संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, मतलब जाएंगे, वो उनमें वितरित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 272 में उल्लेख किया गया है इस बात का। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 273 है, उसमें क्या है, जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। ठीक है ना, जो आपके जूट और जो जूट उत्पादन होते हैं तो उन पे जो आपके क्या है, निर्यात शुल्क पे जो अनुदान या जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा रियायत जो दी जाती है उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 272 में। उसके बाद अनुच्छेद 273 में, उसके बाद 274 आता है अनुच्छेद। इसमें क्या है, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, ठीक है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। ठीक है, जो कराधान क्या होते हैं, राज्यों के हितबद्ध यानी राज्यों के हित से संबंधित होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, उन विधेयकों पे क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, उन पे क्या किया जाता है, पेश करने से पहले क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन विधेयक इन करों को लाओ, मैं आपको क्या करता हूँ, सिफारिश की अपेक्षा की जाती है अनुच्छेद 274 में। उसके बाद अनुच्छेद 275 है, तो उसमें क्या है, कुछ राज्यों को क्या है, संघ से अनुदान, यानी कुछ राज्यों के लिए संघ से जो अनुदान दिया जाता है उसका उल्लेख 275 में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 276 है, उसमें क्या है, वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। जो आपके क्या होते हैं, व्यापार होते हैं तो उन पे जो नियोजन होते हैं, उन पे जो कर लगाए जाते हैं उसका उल्लेख किया गया है 276 में। उसके बाद अनुच्छेद 277 है, उसमें क्या है, व्यावृत्ति। तो इसमें ये अनुच्छेद क्या बोलता है, अनुच्छेद 277 कि जैसे जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय, उससे पहले जो क्या थे, हमारे कर थे आपके, ठीक है ना, तो उन करों में क्या नहीं कर सकती संसद वर्तमान में, कोई जो है क्या नहीं कर सकती, अनावश्यक या जो अनुचित परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है ना, जो कर चले आ रहे हैं उनको वर्तमान में क्या है, संग्रहित या उनको भी जारी रखा जा सकता है अनुच्छेद 277 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 278 है, तो इसमें क्या है, कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार। ठीक है ना, अनुच्छेद 278 में क्या है हमारा, क्या है, कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के करार, जो भाग ख के जो राज्य से अनुसूची 1 में, तो उनसे संबंधित है। तो उसके बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 के द्वारा इस अनुसूची को क्या किया गया और इस धारा को निरस्त कर दिया। उसके बाद अनुच्छेद 200 क्या है, 79 है, तो इसमें क्या है, शुद्ध आगम आय का क्या है, गणना, जो आपकी शुद्ध आय या शुद्ध रेवेन्यू प्राप्त होती है उसकी गणना की जाती है अनुच्छेद 279 के तहत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 279 में। अब क्या है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 है, तो इसमें 79A है, तो इसमें क्या है, माल और सेवा कर परिषद। ठीक है ना, हमने सुना है GST जो हमारी परिषद है, तो उसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 279A में। ठीक है, क्या है, माल एवं सेवा कर परिषद GST परिषद का उल्लेख किया गया है हमारे 279A में। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति क्या है, संविधान के प्रारंभ की तारीख से 60 दिन के भीतर क्या करे, आदेश द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद का गठन करेगा। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि क्या है, वो GST परिषद का गठन करेगा। ठीक है, भारतीय संविधान का जो संशोधन है 101वां संविधान संशोधन 2016 है, तो उसमें GST परिषद का क्या किया गया था, व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A के तहत। ठीक है, उसमें दूसरा जो भाग है, माल एवं सेवा कर परिषद निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, जो GST परिषद है उसमें निम्न सदस्य होंगे, जैसे संघ का वित्त मंत्री होगा GST परिषद में अध्यक्ष। ठीक है, यानी पूछते हैं कि GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, संघ जो हमारे केंद्र सरकार के वित्त मंत्री हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और अन्य सदस्य कौन से होते हैं, जैसे संघ का राजस्व या वित्त का भार साधक या राज्य मंत्री। ठीक है, जो संघ का राज्य मंत्री होता है तो वो क्या होगा, सदस्य होगा, और दूसरा सदस्य कौन होगा, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कराधान का भार साधक या कोई अन्य मंत्री क्या होगा, इसमें सदस्य होगा। यानी प्रत्येक जो है क्या है, राज्यों से भी सदस्य इसमें रखे जाएंगे, और जो हमारा केंद्र में क्या है, राज्य मंत्री होंगे उसके वो क्या होंगे,
एक क्या होगा सदस्य होगा, और जो संघ का वित्त मंत्री होगा वो क्या होगा जीएसटी परिषद का क्या होगा अध्यक्ष होगा। उसके बाद अनुच्छेद 280 में है, तो इसमें क्या है भारत का वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद 280 में, तो इसमें क्या उल्लेख है, जैसे अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है जब नई सरकार बनती है। तो उसके बाद जो दूसरा प्रावधान है इसमें क्या है, एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य इनको क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यानी जो वित्त आयोग हुआ उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, जो अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं इसमें वित्त आयोग में। उसके बाद जैसे वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उसके बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, जैसे क्या होना चाहिए, वो जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति में। ठीक है, जज सीएजी का जो क्या है परीक्षक बनने की, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, प्रशासन और वित्त का अच्छा ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र का ज्ञान उसको होना चाहिए। और जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो क्या है 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होगा वहां तक क्या होगा वित्त आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। उसके बाद क्या है हमारा वित्त आयोग के कार्य क्या है, हमारा जब राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है तो और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्त करता है, उसके बाद वित्त आयोग कार्य क्या होता है, जैसे संघ एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच धन का बंटवारा का काम करता है वित्त आयोग। उसके बाद संचित निधि आकस्मिक निधि से धन का बंटवारा। ठीक है, जो संचित निधि है और आकस्मिक निधि है उसमें से धन का बंटवारा किया जाए उसके बाद का कार्य करता है। उसके बाद राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना। ठीक है, जो क्या है वित्त आयोग का जो कार्य है वो क्या है, जो राष्ट्रपति है उसको क्या देना, वित्तीय सलाह देना। ठीक है, वित्तीय मामलों में। उसके बाद अनुच्छेद 281 है, इसमें वित्त आयोग की सिफारिशें। ठीक है, वित्त आयोग सिफारिश राष्ट्रपति को देता है, तो इसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 281 में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 282 है, तो इसमें क्या है, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। ठीक है, जो आपके क्या है संघ और राज्य के द्वारा जो राजस्व है, ठीक है, उनके संबंध में जो व्यय है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो उसके बाद अनुच्छेद क्या है 283, उसमें क्या है संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। ठीक है, जो आपके संचित निधियां हैं, आकस्मिक निधियां हैं या लोक लेखा निधियां हैं, तो उनके क्या है जो धन है उनका जो धन, उनमें जो धन है उनकी अभिरक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 283 अनुच्छेद में।